जब ईडब्ल्यूएस की राजनीति आती है तो मंडल के बाद माना जाता है कि एक नेगेटिव ये यात्रा है, पीछे की ओर पांव पसारने की कोशिश है और एक तरह से ये पुरानी व्यवस्थाएं जो लोकतांत्रिक थी उनमें सेंध लगाने की कोशिश है। मैं वहाँ से बात शुरू करने से पहले प्रदर्शन सर आपकी इजाज़त से सत्येंद्र जी से ही बातचीत शुरू करूँगा। सत्येंद्र प्रताप जी, ये किताब रिसर्च पेपर की तरह है, इसमें फुटनोट्स की संख्या अच्छी खासी है। अक्सर हम देखते हैं कि जो राजनीतिक टिप्पणियाँ या लेख होते हैं उसमें फुटनोट्स नहीं होते, लेकिन इसमें फुटनोट्स हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं, आंकड़े हैं। तो मैं रिसर्च वाले विंग से ही एक सवाल उठाता हूँ, क्वाइन करता हूँ ताकि बातचीत सुलभ हो पाए। देखिए, आर्थिक आज़ादी की आर्थिक असमानता को जाति की असमानता के साथ परस्पर रिश्ता है, ये आपने अपनी ओर से भी दिखाने की कोशिश की है। आपने जेफरी डी सेक्स की बात की, जिनका गरीबी उन्मूलन का नमूना कारगर है, जो एंजेलिना जोली के साथ जो काम उन्होंने किया था अफ्रीका में, ये भी माना कि वो काम कारगर है। पर एक दिक्कत है, 1991 के बाद जो एलपीजी व्यवस्था बनी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सरकारों ने नौकरियों को श्रिंक कर दिया। कल्याणकारी राज्य की अवधारणाएं कमजोर पड़ गई, अगर खत्म नहीं हुई तो कमजोर पड़ गई। ऐसे समय में भारतीय समाज के हाशिए के लोगों के उत्थान का क्या विकल्प हो सकता है? देखिए, ये इंडिया की समस्या कास्ट सिस्टम है ही। हाँ, ये ग्लोबल समस्या है, जैसा कि आपने उल्लेख किया कि मैंने दिखाया भी है कि ये पूरी दुनिया में होता है और कोई भी समाज ऐसा नहीं होता है कि वहाँ चाहे कितना विकसित देश हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, वहाँ पे गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाइयाँ चलती हैं। लेकिन भारत में उसका विभक्त स्वरूप है। उसमें जो व्यक्ति जन्म जहाँ ले लिया उसी के मुताबिक उसका तय हो गया कि वो निम्न है, उच्च है, उसकी आर्थिक अवस्था वहीं से तय हो गई, प्रोग्रेस के चांस नहीं है। आप केवल जो है कास्ट सिस्टम का ये एक नमूना है कि जो है किस तरह से हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम हो पा रहा है। आप अमेरिका की बात करें, वहाँ भी बहुत असमानता है। अभी जो है हाल में एक विधेयक पारित हुआ और जो है उस पर बहुत चर्चा हुई कि जो है जातीय शोषण रोका जाए। जो भारत के लोग जाते हैं अमेरिका में, वो भी जो है डाइवर्सिटी का लाभ उठाते हैं, अच्छे पद पे पहुँचते हैं, लेकिन वो कास्ट सिस्टम में आ जाते हैं। जैसे ही इंडिया के लोग जाते हैं वो वही कास्ट सिस्टम वहाँ भी चलाते हैं, जबकि वो डेमोक्रेसी से लाभ ले रहे हैं। तो है, वहाँ भी है, लेकिन इतने विभक्त रूप में नहीं है कि कोई आदमी खाने पीने मर रहा है, कोई आदमी जो है बहुत ज़्यादा उसके पास है। और मनुष्य की, किसी भी मनुष्य की उसकी बुनियादी ज़रूरत छीन ली जाए तो समाज कैसे चलेगा? हम बस भाई कुटुंबकम की बात करेंगे, लिखेंगे, इतना अपराध कि किसी को पानी नहीं पीने दे रहे हैं, किसी को खाना नहीं खाने दे रहे हैं, किसी को छूने नहीं दे रहे हैं। और एक बड़ी आबादी है, ऐसा नहीं है कि छोटी आबादी है। मंडल कमीशन जब आया तो उसने कहा 54% की आबादी है, 27% जो है 80 की आबादी है, कुल मिला के 80% आबादी हो जाती है, जिसको आप कहीं कहीं से इस हद तक डिस्क्रिमिनेट किए हुए हैं कि वह न पढ़ाई में आ पा रहा है, न शिक्षा में, बिजनेस में आ पा रहा है। ऐसे में समस्या है। फिर टैलेंट सर्च आप कैसे करेंगे? 80% आबादी को आप पहले से छांटने की बेवकूफ़ी किसी काम का नहीं है। फिर 20% में आप जब टैलेंट खोजेंगे तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारा बहुत महान देश बन जाएगा और बहुत जो है टैलेंट पूल हमारा बहुत बड़ा है। और पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो तो ठीक है कि आप यहाँ से ले जाएंगे और नहीं देखेंगे, लेकिन ये टैलेंट पूल जो है खोजना आप ये बहुत ज़रूरी है, फ्यूचर विकास की जरूरी है। एक बात और आती है रिजर्वेशन की, इस किताब में हमें हो सकता है तमाम लोग नाराज़गी होगी उससे कि आरक्षण जो है, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि 1903 में लागू हुआ था। बिल्कुल सही। और 1903 से 2023 हो गया, साहू जी महाराज की समय से 2023 हो गया
क्या आप जरूरत नहीं है कि और कुछ देखा जाए, कोई और तरीका देखा जाए गैर बराबरी पढ़ने में? क्या ये गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन में रिजर्वेशन से बराबरी आ गई है? इसके तमाम तर्क दिए जाते हैं, आरक्षण के जो समर्थक हैं वो तर्क देते हैं कि हाँ थोड़ी बहुत आई है, हमको भी लगती है थोड़ी बहुत आई है। तो ऐसा नहीं है कि जो दलित समाज या पिछड़ा समाज है उसी में आई हुई है। जो उच्च तबका जिसको कहा जाता था, जो जाति या श्रेष्ठता का लाभ उठाते थे, वो अमेजन या आपके गूगल के हिट बन के बैठ गए, उसमें शेयर होल्डर्स हैं, वो भी आगे बढ़े हैं। तो आपको देखना होगा ना कि रिजर्वेशन की वजह से आगे बढ़े हैं या ये सत्ता बदलाव हुआ उसी से आगे बढ़ रहे हैं। और इस पर फिर से विचार करना पड़ेगा कि केवल रिजर्वेशन से काम चल जाएगा क्या? और मुझे बहुत निराशा होती है ये देख के कि आप 1930 से रिजर्वेशन दे रहे हैं शेड्यूल कास्ट को, 27% किसी संस्थान में यूनिवर्सिटी में शेड्यूल कास्ट 27% नहीं है, प्रैक्टिस में कमी है बहुत भयानक। तो ये इन समस्याओं पर विचार होना बहुत जरूरी है। और जो है इस समय क्योंकि चर्चा चल रही है और किस तरह चीज़ें छीनने जा रही है लोगों के हाथ से, इंडस्ट्रीज से लेकर के छोटी परिसर से लेकर के किस तरह से सिंक हो रहा है। आप मैं पेड़ में याद मेरी ही बात करूँ, मैं आ रहा था, मुझे लगा यहाँ पेड़ पौधे कहाँ याद हो गए। हम लोग जो मोहल्ले में बंदर घुस गए, कहते हैं बंदर घुस गए भगवान इसको, अरे बंदर घुस क्या गया, बंदर को में हम घुस गए हैं। हम उनके पेड़ छीन लिए, हम उनकी पत्तियाँ छीन लिए, घास का मैदान आपने हमारा छीन लिया। तो ये जो आपने खड़ा किया इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है बहुत खूबसूरत होगा, आप वर्ल्ड लेवल का बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं हमको नहीं पता है, लेकिन उसमें मैं कहाँ हूँ? मैं पिछले 10 साल से जिस पेड़ के नीचे बैठ के खाता था पत्नी बच्चों के साथ, पानी पीता था और वो मुफ्त में पानी मिल जाता था, और हमको नहीं मिला मुफ्त में पानी। अभी मैंने 20 रुपये में खरीदा पानी, तो हम आपके विकास में है कहाँ? ये समस्या है। तो वही ये भागीदारी की बात नहीं की कि भाई आप जो है क्या देंगे, गरीबी है उसको जो है क्या देंगे कि बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ गई है, तो आबादी बढ़ गई तो और जीवों की समस्या क्यों नहीं है आबादी? आप जो है विदेश से चीता ले आ रहे हैं, चीता पालेंगे आदमी को मार देंगे आप, ये सोच के भाई चीता में नहीं कहता है कि जनसंख्या हमारी बढ़ गई है, बंदर नहीं कहते हैं कि हम जो है कंदून का इस्तेमाल करो, और इस्तेमाल करो, आप ही को वही समस्या मनुष्यों को। और आप कहते हैं हम बहुत प्रयत्न हैं, बहुत जो है प्रोग्रेसिव है, बहुत जो है हर तरफ गैरवादी किए हुए हैं, आप किसी नेचुरल जीने नहीं दे रहे हैं, आप उसका समय छीन चुके हैं। अभी जो आप बात कर रहे थे समानता की, ये क्या है, 5 घंटे कर दिया, 5 दिन काम करिए, उसके बाद 12 घंटे रोज काम कराया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में एक से जो बच्चे इंटर लेवल पे हैं 15,000 रुपये में 12-14 घंटे काम कर रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि रात में 12 बजे काम करके सो और सुबह 5 बजे फिर बहुत सफल हो गया। तो ये जबरदस्त समस्या है जिस पर हमको चर्चा करने की जरूरत है। प्रदर्शन सर, इनके जवाब में तो बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित हैं, आप उससे पर अलग से कोई टिप्पणी करेंगे या नया सवाल पूछूं? नहीं, आप पूछ लें। लेखक का मानना है कि गरीबी का उन्मूलन मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन के बेहतर प्रबंधन से है। लेखक इस प्रबंधन को जिस तरह से देखते हैं, क्या आप देख पा रहे हैं? एक दूसरा, आर्थिक आरक्षण से परिवर्तन नहीं होगा, ये लेखक कह चुके हैं। तो वो जो सामाजिक आरक्षण या सामाजिक दायरे को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उससे आपने क्या समझा है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये बात सच है जहां आखिरी छोड़ी आपने कि आर्थिक आरक्षण से बदलाव नहीं होगा, क्योंकि असल में मैं इस किताब के संदर्भ में बात कर रहा हूं कि ये किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपके कई भ्रम तोड़ती है। उसमें एक भ्रम ये भी है कि आरक्षण बिल्कुल हाल की अवधारणा है। आप देखेंगे तो हमारा पूरा सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास जो है वो भयानक गैर बराबरी का इतिहास है। शूद्रों को, दलितों को, पिछड़ों को जिस तरह अवसरों से वंचित किया गया है, हाँ, महिलाओं को, इन सबको इस तरह से अवसरों से वंचित किया गया है, लगता है कि असमानता हमारे जीन में दाखिल हो गई है और हम
सारी कोशिश बराबरी के किसी भी प्रयत्न को नाकाम करने में लगाते हैं। जातिगत आरक्षण की जो अवधारणा थी उसमें असल में ये निहित था कि चूंकि आप जाति नहीं बदल सकते हैं तो फिर भी उस आरक्षण का लाभ लोगों को मिल गया। उस आरक्षण के चलते जो बात कही जा रही है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, नौकरियां बहुत कम हो गई हैं, उसका लाभ किसको है। लेकिन असल में ये आरक्षण का मामला नहीं है, ये संसाधनों पे कब्जे का मामला है, संसाधनों पे किसका हक है। उसमें एक बात मुझे अचानक ख्याल आई, अम्बेडकर कहते थे कि अगर दलित शिक्षित होंगे, दलितों में चेतना आएगी तो समाज में बराबरी के स्तर पे आ जाएंगे। एक बड़ी ठीक ठाक सोच थी ये। कांची राम ने इस थ्योरी को बिल्कुल पलट दिया, कहा कि शिक्षा भिक्षा छोड़ो। वो मास्टर की मतलब उनका पंजाबी थे, वो क्या कुंजी शब्द इस्तेमाल करते थे, बोलते थे कि सत्ता ही असल में असली चाबी है, सत्ता मिल जाएगी तो सब बराबर हो जाएंगे। आप इस थ्योरी को देखिए तो मार्क्स जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है सुपर स्ट्रक्चर के मुकाबले, ये कहीं उसके करीब है कि गुरु किल्ली, कि सत्ता गुरु किल्ली है, वो मास्टर की है। इस मास्टर की को खोलना जरूरी है। अच्छा, आज बाजार के संदर्भ में सत्ता और बाजार बिल्कुल एकमेक हैं, बल्कि बाजार सत्ता पे हावी है। पूंजीपति का पीठ प्रधानमंत्री पे है कि प्रधानमंत्री का हाथ पूंजीपति की पीठ पे कोई नहीं जानता है, दोनों बिल्कुल मिले हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? यह आर्थिक आरक्षण दरअसल सामाजिक आरक्षण में सेंध लगाने की कोशिश है, ये उन अवसरों को कम करने की कोशिश है, और जिसमें बहुत साफ उल्लेख है कि इसका लाभ दूसरे गरीबों को नहीं मिलेगा। ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक चीज जो इस किताब में, मतलब इस किताब के बारे में दो बात बोल दूं, नहीं तो वो छूटी रह जाएगी। एक तो मैं जो शुरू कर रहा था कि किताब आपके बहुत सारे भ्रमों का निवारण करती है, कैसे वैदिक काल से पूरी सभ्यता जो है, जो शुरुआत होती है जब उसमें जाति प्रथा की सेंध होती है, जब जातियां बढ़ती हैं तो उसकी पहली मार स्त्रियों पे पड़ती है, औरतें पिटती हैं। उसके बाद औरतों को, मतलब गोत्र शब्द का बड़ा दिलचस्प है कि जो गौशालाएं, एक गौशाला में जो लोग काम करते थे, गायों को जो एक पालते थे एक जगह, वो एक गोत्र के लोग हो जाते थे, और गोत्र के भीतर पारस्परिक विवाह नहीं होंगे तो स्त्रियों के प्रबंधन का जो मामला है वहीं से शुरू हो गया। दूसरा भ्रम था कि जातियां तो बिल्कुल आज के दौर की देन है, बस 4 वर्ण थे पहले। ये किताब बताती है कि हमें कैसा विकास चाहिए। इसमें महात्मा गांधी का जो वाक्य, सूत्र वाक्य है कि आप सारी दुनिया की जरूरत पूरी कर सकते हैं, लेकिन एक आदमी के लालच के आगे आप, मतलब एक आदमी की लालच ये धरती पूरा नहीं कर सकती है, उसके आगे धरती छोटी पड़ जाती है। ये असल में जो विकास की नई अवधारणा है, ये जो जीडीपी शब्द है, ये मतलब एक बड़ी दिलचस्प किताब है डेविड पिलिंग की, द ग्रोथ डिल्यूजन। उसमें बोलता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने दुनिया को 2 चीजें दी, एक तो एटम बम दिया, दूसरी जीडीपी की अवधारणा दी। इसके पहले जीडीपी नहीं थी। जीडीपी का माप जो है, मतलब उसके पहले देश देखते थे कि युद्ध लड़ने के लिए उनको कितने साधन चाहिए। जीडीपी की जो शुरुआती अवधारणाएं जिन लोगों ने दी, उनमें कहा कि जो अच्छी चीजें हैं उनको आप जीडीपी में काउंट कीजिए। जीडीपी काउंट करने का तरीका क्या है? वो ये नहीं कि आप कितना बनाते हैं, आप ये कि कितना खर्च करते हैं। यानी अगर आपने 5000 कारें बना के अपने कारखाने में रख ली तो आप जीडीपी नहीं बढ़ा रहे हैं। आप 5000 कारें बेच रहे हैं, हम उनमें 50,000 लीटर पेट्रोल भरा रहे हैं तो जीडीपी बढ़ा रहे हैं। यानी अगर आप अपने कमरे की खिड़की खोल लेते हैं ठंडी हवा के लिए तो आप जीडीपी में रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। आप एसी चलाते हैं तो जीडीपी बढ़ा रहे हैं। आप अगर पैदल यहाँ से कनॉट प्लेस चले जाते हैं तो आप जीडीपी नहीं बढ़ाते हैं। आप अगर कार लेके जाते हैं तो आप जीडीपी में योगदान करते हैं। तो जीडीपी की अवधारणा बड़ी खतरनाक है, उपभोग के आधारित। उसमें यह भी है कि आप सिगरेट पीते हैं तब भी जीडीपी बढ़ती है, आपको कैंसर होता है तब भी जीडीपी बढ़ती है, कैंसर के इलाज में जो शोध होता है उस पर भी जीडीपी बढ़ती है। आप पेड़ काटते हैं तब भी जीडीपी बढ़ती है, और पेड़ लगाते हैं तो उससे भी जीडीपी बढ़ती है। पहले कहा जाता था, एक अब ग्रीन जीडीपी की अवधारणा पैदा हुई है कि आप उसको, मतलब जैसे आप पेड़ लगाएं तो आप उसको कटाएं कि अगर एक पेड़ 3 करोड़ रुपए का था
तो वो 3 करोड़ रुपए आपकी जीडीपी से घट जाएंगे। अगर सिगरेट पीने से नुकसान है तो जीडीपी से आपकी कम हो जाएगा। तो एक तो मैं विकास की जो पूरी अवधारणा है जो भयानक गैर बराबरी पर टिकी है, यानी एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग खड़ी होती है, उसके पीछे एक झुग्गी झोपड़ी खड़ी होती है जहाँ से आपको काम वालियाँ मिलती हैं, जहाँ से आपको अखबार फेंकने वाले मिलते हैं, जहाँ से आपको गाड़ी साफ करने वाले मिलते हैं, जहाँ से आपको कूड़ा उठाने वाले मिलते हैं। ये न हो तो आप वहाँ नहीं रह पाएंगे। आपकी रोज कोविड के दिनों में जब आपके यहाँ लोग नहीं आ रहे थे, लगता था कि इमारतें गंदी पड़ी कारों से भरी पड़ी हैं, कोई साफ करने वाला नहीं था। तो ये जो विकास की अवधारणा जिसकी बात सत्यन जी कर रहे हैं, हमारे समाज की विडंबना है कि विकास की इस अवधारणा को हमारा सामंत यूरोप में कई जगहों पे सामंतवाद पूंजीवाद सामंतवाद से लड़के आया, हमारे यहाँ वो गठजोड़ करके आया, हमारे यहाँ वो जातिवाद से गठजोड़ करके आया। तो ये जो एक बड़ा संकट है, बराबरी का जो पूरा सवाल है, चूंकि हमारे सामने फिलहाल सवाल जाति के चक्रव्यूह का है और आरक्षण का सवाल है, तो बराबरी की पहली अवधारणा जो हमारे आर्थिक बराबरी से ज्यादा खतरनाक ये जातिगत गैर बराबरी है। आप इस जातिगत गैर बराबरी को दूर कर लीजिए, अपने आप आर्थिक बराबरी का एक रास्ता धीरे धीरे खुलने लगेगा। तो ये एक बड़ी चीज है जिसकी पूरी किताब इशारा करती है। बिल्कुल आपने सही कहा। किशन पटनायक ने किताब लिखी थी विकल्पहीन नहीं है दुनिया, उसमें एक अध्याय था गुलाम दिमाग का छेद। उसमें वो कहते हैं कि भाई हमें दिल्ली को न्यूयॉर्क बनाने की क्या ज़रूरत है, आने वाली 5 पीढ़ियों के संसाधन एक पीढ़ी यूज़ कर जा रही है, वैसी दुनिया हम क्यों बनाएं। लेकिन सवाल सर यहाँ इस किताब पे यहाँ घूम फिर के आ रहा है कि एक तरफ तो विकास की ये अवधारणाएं जो प्रकृति विरोधी और मनुष्य विरोधी हैं, कि एक सांसद ने भरे सभा में कहा कि ईडब्ल्यूएस एक तरह से आधी रात की लूट है। मुझे बस, चूंकि दर्शक भी हैं, यूट्यूब फेसबुक पे भी लोग देखेंगे, ईडब्ल्यूएस आरक्षण में और ओबीसी दलित आरक्षण में बुनियादी फर्क क्या है, क्यों एक जालसाजी हो और एक उत्थान का कारण है, इसको संक्षेप में अगर आप दोनों बताना चाहें तो इससे किताब बहुत जगह खुल जाएगी। फिर एक अंतिम सवाल शहरीकरण को लेकर रह जाता है। जी, ये शुरू से ही जब देश स्वतंत्र हुआ तभी से ये चल रही थी, और मुझे लगता है कि कांग्रेस जब सत्ता में आई तो एक यूटोपिया था कि ये लोग चाहते थे कि ये इनकी अवधारणा ये थी कि सर्वहाराबाद की तानाशाही टाइप की कुछ हो जाएगी जिसमें सबको अवसर मिल जाएगा, हमारे पास पर्याप्त स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, हमारे पास पर्याप्त जॉब्स होंगी, सबको अवसर उपलब्ध कराएंगे, तो उसमें किसी कास्ट का मतलब नहीं रह जाएगा। मान लीजिए आपने 100% जॉब प्रोवाइड करा दिया तो फिर आरक्षण की जरूरत क्या है, सबको जॉब मिल रही है। तो ये जो है जो आर्थिक आरक्षण का है कि आप जो है जो गरीब आदमी है उसको थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट दे दें। अब समस्या ये है कि आप एक तो गवर्नमेंट जॉब में है या स्कूल में है, स्कूल आप ख़त्म कर रहे हैं, जॉब ख़त्म कर रहे हैं गवर्नमेंट के, तो उसमें कितने गरीबों का आप उत्थान करना चाहते हैं। अब वो गरीब किस टाइप के लोग हैं, मतलब जैसे ये है कि भाई गैर बराबरी दूर करना है आपको या किसी वर्ग को प्रतिनिधित्व देना है, तो चलो भाई आप कास्ट को छोड़ दीजिए, मानिए कि हमको मार से इसको प्रतिनिधित्व देना है कि मार से इसका आदमी भी जो है मंत्रिमंडल में रहे, आपने प्रतिनिधित्व दे दिया, लेकिन आप गरीब कैसे तय करेंगे, कौन वाले गरीब को हम दे देंगे। या आपके पास जैसे सुप्रीम कोर्ट है, बार बार ये सवाल उठता है कि जब भी जात आरक्षण की बात आती है, मराठा आरक्षण की बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट तत्काल हवाला देता है कि भाई आपके पास आंकड़े कहाँ है कि आपको प्रतिनिधित्व नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट एक भी बार ये आंकड़ा नहीं मांगती है गवर्नमेंट से कि आप आर्थिक आरक्षण जो दे रहे हैं उसका मकसद क्या है, आप कितने गरीबों को जो है उत्थान मतलब गरीबी रेखा के ऊपर लाएंगे। मान लीजिए कि आपने जॉब क्रिएशन किया, 1 लाख जॉब क्रिएशन किया गवर्नमेंट जॉब से, और उसमें 5% आरक्षण दे दिया, 10% EWS को,
तो 10,000 आदमी को एक साल में जॉब दे करके देश में कितनी बड़ी बेरोजगारी आप दूर करना चाहते हैं, कितने गरीबों को आप जो है अमीरी में ले देंगे सरकारी जॉब दे करके, ये है कॉन्सेप्ट। और जो कास्ट रिजर्वेशन की बात होती है तो एक तो ओबीसी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कास्ट रिजर्वेशन है नहीं, उसकी अलग ही स्थिति है, अलग कहानी है कि जब मंडल कमीशन बना तो उसमें सामाजिक और शैक्षणिक देखा गया कि एक उसमें स्केल बनाया था कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े हुए हैं तो वो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, कौन जाते हैं, सबको दे दिया। ओबीसी में एप्लीकेशन मोहम्मदन है, ईसाई हैं, सबको दे दिया कि इस मानक से आप नीचे हैं। इवन जो EWS में इन्होंने 8 लाख का जो बैरियर लगाया है वो ओबीसी में भी लगा हुआ है। कोई अगर ओबीसी में आने वाली कास्ट का आदमी 8 लाख से ऊपर पाता है तो उसको रिजर्वेशन नहीं है। तो ये एकदम आपने एक पॉलिटिकल स्टंट छोड़ा कि जो है हम सवालों को आरक्षण दे देंगे। बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा कि जो पहले आरक्षण नहीं पा रहे हैं उनके लिए है 10%। तो पहले आरक्षण जो नहीं पा रहे हैं एक तरह से वो सवाल के रूप में परिभाषित हो चुके हैं। पहले जो भी परिभाषा हुई है सवाल की, भाई जो ब्राह्मण क्षत्रिय होगा सवाल होगा या मान लीजिए कोई जात है सवाल नहीं है, लेकिन आज की तारीख में यह है कि भाई जो आदमी आरक्षण नहीं पा रहा सवाल है तो उसको 10% जो है दे दिया। लेकिन उससे कितनी गरीबी दूर होगी उसका कोई आंकड़ा नहीं है और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मान रहा है। और जो कास्ट रिजर्वेशन का है कि भाई मान लीजिए कोई एक आपने वर्ग बना दिया कि शेड्यूल कास्ट है कि 27% है, इनका प्रशासन में इतनी हिस्सेदारी चाहिए। वो हिस्सेदारी का कॉन्सेप्ट है कि अगर 100 IAS होते हैं तो 27 उसमें ओबीसी होने चाहिए, क्योंकि IAS जो है वो नीति निर्धारण करता है, पुलिस वाला जो है झंडे लगाता है। तो आपका जब उस फील्ड में प्रतिनिधित्व रहेगा तो आपकी सुनवाई होगी। जैसा कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है कि कास्ट जो है मस्जिद युग में सबसे बड़ा साधन होता है। तो कोई भी कास्ट है, आप दिल्ली में हो, बम्बई में हो, सबकी एक गिरोह बना हुआ है, उसमें लोग आते जाते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें आपको उसमें तमाम राहत मिलती है, तमाम एक जो है बनती है व्यवस्था। तो आप कास्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और आप एक बड़ी आबादी को अगर IAS नहीं बनने देंगे जो प्रशासन चलाता है तो उसको समस्या होगी और होती है। कोई आदमी जो है नहीं पहुंच पाता, सिपाही से जाता है, IPS से बात करना दूर की बात है, उसके घर के बीच का आदमी IPS बनेगा तो उसका भय खत्म होगा कि भाई ये तो हमारे चाचा जी हैं यहाँ बैठे हुए हैं, इस तरह की अभावना बनती है। तो जो कास्ट रिजर्वेशन की बात करते हैं OBC SC की, वो सीधे सीधे प्रतिनिधित्व का इशू है। बेरोजगारी दूर करने में मसला है ही नहीं कि ये गरीब है इसलिए आरक्षण दिया गया है। गरीबी अलग चीज़ है और गरीबी की योजनाएँ अलग चीज़ है। एक इस किताब में भी मैंने जिक्र किया है कि गरीबी उन्मूलन के लिए तमाम योजनाएँ चलाती है गवर्नमेंट और वो चल रही है। मनरेगा है, उसके अलावा जो है और भी तमाम आर्थिक रूप से कमजोर लोग जो है हाशिए पर जो समाज है उनको पेंशन देने की योजनाएँ हैं, उससे गरीबी दूर कर रही है सरकार। उसके लिए बजट बढ़वाइए, उससे सबको फायदा होगा, दलितों को भी फायदा होगा, अपर कास्ट को भी फायदा होगा। लेकिन ये आरक्षण अलग चीज़ है, जो गवर्नमेंट जॉब में है या एजुकेशन में है, ये अलग चीज़ें हैं। तो इस पर जो है विचार करने की जरूरत है कि ये आरक्षण को आप गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मत बनाइए। गरीबी भी दूर होना बहुत ज़रूरी है और वो सही कहिए तो वही ज़रूरी है कि इतनी गैर बराबरी ना हो कि किसी खाना नहीं मिल रहा है और कोई आदमी जो है उसके पास खाने की डायबिटीज हो गया मिठाई खाते खाते, उस बेचारे को हवा नहीं मिल रही है, उस बेचारे को चलने की जगह नहीं मिल रही है, उसको पार्क नहीं है, वो घूम नहीं पा रहा है, उसके पैसे बहुत ज़्यादा हैं, वो मिठाई नहीं खा सकता है। एक आदमी जो है नेचर के पास पड़ा हुआ है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत परिश्रम कर रहा है, उसको सुबह बढ़ नहीं सकता है कभी, उसको चीनी खाने का मौका नहीं मिल रहा क्योंकि पैसे नहीं है उसके पास चीनी खाने को। ये समस्या है, यही मैनेजमेंट है कि आप सबको मिठाई खिलाइए, सबको अवसर दीजिए पार्क में घूमने, सबको नेचर के साथ रहने को अवसर दीजिए। तो ये समस्याएं दूर करने की बात है और इसको कोई बहुत पसंद नहीं है। आप बांग्लादेश जैसे देश में एक बार शास्त्री आया, मैं मेरे यहाँ नहीं आ रहा है, वहाँ की इकोनॉमी बूम कर गई है, वहाँ पूरे दुनिया में वो जो है उनके SME सप्लाई कर रहे हैं कपड़ा, पूरी दुनिया उनका लोहा मान नहीं, कैसे ऐसे पूरा गया। हमारे यहाँ मोबाइल नेटवर्क कब जाता है जी, नोबेल प्राइज में आता हूँ साथ का भाई। तो आप जो है अगर कोशिश करें संभव है
मेरा यही कहना है कि रिजर्वेशन के चक्कर में पड़ के रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन गरीबी दूर हो जाएगी, रिजर्वेशन 10 साल के दिया था, ये तो आप लोग जानते नहीं है कि क्या मसला है। 10 साल के लिए कौन सा आरक्षण था? बड़े बड़े लेखक हैं, इंग्लिश अखबारों टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंडियन एक्सप्रेस में, बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखते हैं और कहेंगे 10 साल के लिए आरक्षण था। अरे भाई कौन सा आरक्षण था? 10 साल के लिए कौन सा आरक्षण था? आप स्पष्ट कीजिए ना कि कौन सा आरक्षण था। जो 10 साल के लिए आरक्षण था उसको कोई मानता ही नहीं है। काशीराम ने उसके लिए आंदोलन चला था, इसको खत्म करो, इसे चमचा युग पैदा हुआ है। उस आरक्षण को आप कैसे कहते हैं? यहाँ हिस्सेदारी की बात आती है तो आप कहते हैं कि गरीबी के लिए है। तो तमाम जो धारणाएँ हैं आरक्षण को जो खत्म करिए। उसके अलावा अन्य साधनों को देखिए। हम कह रहे हैं कि कोई आदमी विकलांग है या काम करने में सक्षम नहीं है, उसको भी जीने का हक है। गवर्नमेंट की लायबिलिटी है कि उसको जो है खाने पीने को उसका प्रबंध करे। या कोई आदमी अक्षम हो गया, बूढ़ा हो गया, आप उसकी पेंशन छीन लीजिए, उसकी सारी जो सोशल सिक्योरिटी छीन लीजिए, तो ऐसे समाज नहीं चल सकता है। इसको ठीक करना पड़ेगा। बहुत सारी बात हो चुकी है। एक ही बात मैं बोलूँगा कि असल में बदलाव और बराबरी की नीयत हमारे सत्ता प्रतिष्ठान ने कभी दिखाई नहीं। देखिए, जो शिक्षा में बराबरी की बात है, जो 1964 में बनी कोठारी कमेटी की रिपोर्ट थी, उसने बहुत साफ कहा था कि लोगों को स्कूल चुनने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। उसने पड़ोस के स्कूल का, नेबरिंग स्कूल का कंसेप्ट दिया था। जैसे आप राशन दुकान अपने नहीं चुन सकते हैं, वैसे आप स्कूल नहीं चुन सकते हैं। हमारे समाज में सारी गैर बराबरी स्कूल से शुरू हो जाती है। जो बिल्कुल सरकारी सड़े स्कूलों में जाता है गांव के, वो चपरासी बनेगा। उससे थोड़ा ऊपर पब्लिक स्कूलों में जाता है, वो कुछ और बन जाएगा और दोन स्कूल वाला राजा बनेगा इस देश का। तो ये स्कूलों में जो गैर बराबरी है, इसको उस थ्योरी के जरिए हटाया जा सकता था। तब ये भी नहीं होता, तब आप स्कूलों की व्यवस्था बेहतर करते, क्योंकि तमाम अफसरों और नेताओं और चपरासी के बच्चे एक ही जगह पढ़ते हैं। अब आपने कुछ अच्छे स्कूल बना लिए, कुछ खर्चीले बना लिए, कुछ वो बना लिए, बस काम चलाऊ बना लिए। तो एक अव्यवस्था, एक गैर बराबरी आप बिल्कुल शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से रोक दे रहे हैं। तो मामला वो नियत है। बाकी बातें सत्यन जी कह चुके हैं, मुझे लगता है समेटने का समय है। मैं अपनी टिप्पणी के साथ, साथियों, ये किताब जाति का चक्रव्यूह और आरक्षण, जातिवाद की थ्योरी पर आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी है। ये किताब आंकड़े के साथ आपको बताता है कि जातिवाद भारत में कैसे काम करता है, आरक्षण के पीछे मोटो क्या है, और आंकड़े हैं इसमें आबादी के। मतलब सबसे दिलचस्प आंकड़ा जो है, 5 मिनट, सबसे दिलचस्प आंकड़ा शहरों को लेकर है, जहां सत्येंद्र जी ने बहुत साफ ढंग से दिखाया है कि आप शहरों में जातिवाद को देख सकते हैं। सरलीकरण नहीं करते, उन्हें ये इल्म है कि वो क्या बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, कि शहरों में जो डीडीए फ्लैट्स में रहते हैं, जो कॉलोनीज में रहते हैं, जो रजिस्टर्ड है, उसमें ज़्यादातर सवर्ण आबादियाँ रहती हैं। जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी लाल डोरे में रहती हैं, उसमें ज़्यादातर ओबीसी जातियाँ रहती हैं। और जो झुग्गियों में, रेलवे स्टेशन के किनारे, रेलवे लाइनों के किनारे रहते हैं, वो दलित आबादियाँ रहती हैं, आदिवासी आबादियाँ रहती हैं। ये किताब आरक्षण के नाम पे पैदा किए गए भ्रम के निवारण वाली किताब है। बाकायदा इसमें आर्थिक आंकड़े, सैद्धांतिकियाँ एक साथ परस्परता में दर्ज हैं, इस विचार के साथ कि वास्तव में आरक्षण का लक्ष्य क्या था और क्या है, बायलैटरल एंट्रियाँ क्या हैं, ईडब्ल्यूएस किस तरह का खेल है, ओबीसी आरक्षण के पीछे किस तरह की इतिहास की शक्तियाँ थी, और आरक्षण का इतिहास भारत में कितना पुराना है। तो बहुत दिलचस्प किताब है। मीरा जी, विशेष रूप से आपका धन्यवाद कि आपने इस शानदार किताब को सबके सामने लाया। प्रियदर्शन सर, आपका आभार कि इतनी अच्छी और विचारोत्तेजक बातचीत की। और सत्येंद्र जी, आपका तो विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने, मतलब ये श्रम साध्य ये किताब है, और मुझे लगता है कि हर नौजवान को कम से कम इस किताब को
पढ़ना चाहिए। आप लोग सब इस बातचीत में शामिल हुए, आप सबका आभार, शुक्रिया। एक मैं और आभार व्यक्त करना चाहूँगी अशोक कुमार पांडे जो संपादक हैं, जो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उन्हीं के द्वारा ये किताब का रूप हुआ, तो उनका भी इसमें बहुत बड़ा भूमिका है, क्योंकि वो हम ही ने इकट्ठी प्रपोज़ल की और उन्होंने आपका नाम का सुझाव दिया, तो उनका भी मैं शुक्रिया प्रदान करती हूँ। और एक बात और है, ये मुझे लगता है कि पहली एक चर्चा है, ये इस पे जो तमाम चर्चाएं होनी चाहिए, क्योंकि इतने पहलू हैं कि हम जितने भी पहलू खोलते रहेंगे, जैसे प्याज के छिलके हैं, आप उतारते जाइए, शायद तब जाके कहीं पे उसके मूल पर पहुंचेंगे। आप सब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। किताब अवेलेबल है, आप थोड़ी देर रुकिए, और अगर कोई आपके पाठक आपसे सिग्नेचर करवाना चाहें या आपसे बात करना चाहें, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।